नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चंपावत के एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी आज रहने वाले हैं, जहां पर शारदा कॉरिडोर योजना का शिलान्यास भी सीएम के हाथों होना है और इसके अलावा जनता को बड़ी सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से यहां पर दी जाएगी। आपको बता दें कि माघ खिचड़ी कार्यक्रम भी जो होने वाला है उसमें भी बतौर मुख्य अतिथि सीएम शिरकत करेंगे। ऐसे में सीएम के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही है। आगामी बजट के लिए हितधारकों से सुझाव भी सीएम की ओर से लिए जाएंगे। चंपावत के बाद उधम सिंह नगर सीएम धामी जाएंगे। स्वर्गीय मनीष चंद की स्मृति में आयोजित द्वितीय ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट 2026 में प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद 4:15 बजे राजकीय महाविद्यालय खटीमा में आयोजित विंटर कार्निवल में प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने विधानसभा क्षेत्र चंपावत के एक दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। टनकपुर में क्षेत्र की महत्वाकांक्षी योजना शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास कर जनता को बड़ी सौगात देने वाले हैं, जैसा हमने आपको बताया। और उसके साथ ही वो मां खिचड़ी कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। दौरे का दूसरा दिन महत्वपूर्ण पड़ाव बनबसा होगा, जहां मुख्यमंत्री बजट पूर्व संवाद के जरिए आगामी बजट के लिए हितधारकों से सुझाव लेंगे। प्रशासन ने मुख्यमंत्री के इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, जहां सीएम का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। आगामी बजट के लिए हितधारकों से सुझाव भी सीएम की ओर से लिया जाएगा। चंपावत के बाद उधम सिंह नगर सीएम जाएंगे और चंपावत के एक दिवसीय दौरे पर सीएम धामी आज रहने वाले हैं। शारदा कॉरिडोर योजना का शिलान्यास सीएम के हाथों होना है। इसके अलावा जनता को बड़ी सौगात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों यहां पर मिलने जा रही है। माघ खिचड़ी कार्यक्रम जो रहने वाला है उसमें भी शिरकत करेंगे। और इस बीच हमारे साथ हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ेंगी ज्यादा जानकारी के साथ। तो शुभांगी, सीएम का ये दौरा काफी खास माना जा रहा है, चाहे वो शारदा कॉरिडोर की सौगात हो या इसके अलावा खिचड़ी कार्यक्रम जो रहने वाला है उसमें भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी है इस दौरे को लेकर? दौरे पर रहने वाले हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री आज चंपावत पहुंचेंगे, जहां पर शारदा कॉरिडोर का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री करते हुए नजर आने वाले। ये कॉरिडोर परियोजना जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है और ऐसे में 185 करोड़ की लागत से परियोजना का काम जो है वो पहले शुरू जो है पहला जो चरण था उस पर भी मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज इसका शिलान्यास होने जा रहा है। इस कॉरिडोर परियोजना के जरिए यहाँ पर जो धार्मिक पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार जो है वो ज्यादा बढ़ेगा और जो स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है उसको भी मजबूती मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आज ये अपने आप में महत्वपूर्ण है और मुख्यमंत्री आज यहां पहुंच रहे हैं। इसके अलावा माघ खिचड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री आज शिरकत करेंगे। इसके अलावा आज बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पहुंचने जा रहे हैं। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब से बजट आए पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जिस भी जिले में जा रहे हैं वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं या इस तरीके के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से इस बजट में लोगों के हितों में को सोचकर ये बजट लाया गया है और इसी तरीके का कार्यक्रम जो है आज रहने वाला है। इसके अलावा वहां से मुख्यमंत्री आज उधम सिंह नगर जाएंगे, जहां पर एक क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और तमाम जो वहां पर खिलाड़ी हैं उनसे भी मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं, उनसे बातचीत करते हुए भी नजर आ सकते हैं। इसके अलावा छात्र संघ द्वारा विंटर कार्निवल का एक आयोजन किया गया है, जहां पर मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और छात्र संघ के लोगों से भी मुलाकात करेंगे और विंटर कार्निवल में जिस तरीके के स्टॉल्स लगाए गए होंगे उनका निरीक्षण करते हुए भी नजर आ सकते हैं। जिस तरीके की थीम वहां पर है उनका उत्साहवर्धन करते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे और आज उधम सिंह नगर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। ठीक है शुभांगी, बनी रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए आगे भी आपका रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको राजधानी देहरादून से बता दें, आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का दौरा रहने वाला है। बीजेपी मुख्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दोपहर 1 बजे महिलाओं से संवाद करेंगे हरदीप सिंह पुरी और आम बजट पर विस्तृत चर्चा केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह की ओर से की जाएगी। दोपहर 2:30 बजे एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता भी है। केंद्र सरकार के बजट पर सरकार का पक्ष पेश किया जाएगा। बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति इस दौरान रहने वाली है। तो आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी देहरादून में रहेंगे। इस बीच शुभांगी हमारे साथ लगातार बनी हुई हमारी सहयोगी। शुभांगी, हरदीप सिंह पुरी के इस दौरे को इस मद्देनजर काफी अहम माना जा रहा है कि केंद्रीय बजट जो पेश किया गया उसको लेकर बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर मिडिल क्लास को क्या मिला। तो आज जब पत्रकार वार्ता होगी तो सीधे तौर पर उनकी ओर से बताया जाएगा बजट के बारे में। इसके अलावा और क्या कुछ पूरी जानकारी उनके दौरे को लेकर कौन कौन मौजूद रहने वाला है?
बिल्कुल, देखिए आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आज देहरादून दौरे पर आ रहे हैं। सबसे पहले 1 बजे आज भाजपा मुख्यालय में महिला संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खास तौर पर ये जो बजट इस बार पेश किया गया है, इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री जो है वो सभी से मुलाकात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे और भाजपा मुख्यालय में जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, मुख्य तौर पर जो महिलाएं हैं उनसे वो संवाद करते हुए नजर आएंगे और उनको बताते हुए भी नजर आएंगे, जानकारी देते हुए भी नजर आएंगे कि आखिर महिलाओं के हित में किस तरीके से बजट में चीजें जो है वो रखी गई हैं और किस तरीके से मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए भी बजट में प्रावधान है, क्योंकि कई तरीके के सवाल जो है अभी तक उठाए जा रहे थे। भाजपा मुख्यालय के बाद 2:30 बजे के करीब एक निजी होटल में वो प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम जो भाजपा नेता है, पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहने वाले हैं और सरकार का पक्ष रखते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से इस पूरे बजट का जो एक पहले इस पे सवाल उठाए जा रहे थे कि इस बार इस वर्ग के लिए कुछ नहीं है या मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ नहीं है या उत्तराखंड को कुछ नहीं मिला है, तो इस तरीके के जो सवाल लगातार उठ रहे थे उसको लेकर आज सरकार का पक्ष रखते हुए वे नजर आने वाले हैं और तमाम जानकारी देंगे कि किस वर्ग के लिए किस तरीके से इसमें बेनिफिट रखा गया है और सभी को इससे लाभ पहुंचने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज ये 2 जगहों पर हरदीप सिंह पुरी जो है दौरे पर नजर आने वाले हैं। ठीक है शुभांगी, शुक्रिया आपका। उत्तराखंड में डबल पेंशन घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। कैग की डेटा जांच में सामने आया है कि पिछले 12 सालों से 1000 से ज्यादा लोग डबल पेंशन लेकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जांच के बाद हामी सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए 970 लोगों की पेंशन पर तत्काल रोक लगा दी है। कुल 1377 मामलों में 93 लाभार्थियों की मौत हो चुकी थी, जबकि 314 को सत्यापन के बाद हटाया गया। इस खुलासे के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने धामी सरकार पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी ने पलटवार किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में डबल पेंशन के घोटाले का हुआ खुलासा। सीएम धामी का एक्शन, 970 लोगों की रोकी गई पेंशन। कैग की रिपोर्ट से सियासी बवाल, कांग्रेस ने दागे सवाल। 12 साल से चल रहा था खेल, घपलेबाज जाएंगे जेल। उत्तराखंड में पेंशन घोटाले का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। सूबे में पिछले कई साल से 1000 से ज्यादा लोग डबल पेंशन लेकर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये घपलेबाजी 12 साल से लगातार चल रही थी। इसका खुलासा अब कैग की डेटा जांच के बाद हुआ है। हालांकि डबल पेंशन घोटाले का खुलासा होने के बाद धामी सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। जांच के बाद 970 लोगों की पेंशन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड के समाज कल्याण विभाग से एक बड़ा घोटाला सामने आया है। दरअसल 970 ऐसे लोगों की पहचान हुई है जो अपने मूल विभाग के साथ साथ समाज कल्याण विभाग से भी पेंशन ले रहे थे। वहीं मामला संज्ञान में आने के बाद अब शासन ने इन सभी 970 लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी है। पेंशन में हुए इस घोटाले और धामी सरकार की कार्रवाई के बाद सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई बता रही है, तो वहीं कांग्रेस ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस घोटाले का जिम्मेदार ठहराया। ऐसा जान पड़ता है कि राज्य की धामी सरकार 3 बैसाखियों पर टिकी हुई है: भ्रष्टाचार, व्याभिचार और अत्याचार। राज्य में जहां देखिए इन्हीं का बोलबाला है। ऐसे में कैग की एक सनसनीखेज रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि समाज कल्याण विभाग जो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास है, उसमें 1 नहीं 2 नहीं 1000 से ज्यादा कर्मचारी ऐसे हैं जो 2 पेंशनों का लाभ ले रहे हैं। ये भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है कि किसी और की पेंशन किसी और को मिल रही है। यानी कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इतना बड़ा गड़बड़ झाला चलता रहा, होता रहा, लेकिन मुख्यमंत्री धृतराष्ट्र की भूमिका में रहे और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की डुगडुगी स्वयं भी पीट रहे हैं और भाजपाइयों से भी पिटवा रहे हैं। कांग्रेस के हमले के बाद बीजेपी नेताओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी विधायक विनोद चमलू ने पलटवार किया और कांग्रेस को ही घोटाले के लपेटे में ले लिया। देखिए 13-14 में कांग्रेस की सरकार थी और तब से मामले चल रहे हैं
तो ये मामला पार्टी लाइन पर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि सरकार का विषय अगर आएगा तो फिर कांग्रेस सरकार भी इसमें लिपटेगी। लेकिन हाँ, अनियमितता है, इसकी जांच होनी चाहिए, और कुछ गलत हुआ तो उसको सही किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड में हुए इस पेंशन घोटाले का खुलासा तब हुआ जब सीएजी ने डेटा एनालिसिस के जरिए अलग अलग विभागों से रिटायर कर्मचारियों और समाज कल्याण विभाग की पेंशन सूची का मिलान किया। जांच में सामने आया कि कई लोग अपने मूल विभाग से पेंशन लेने के साथ समाज कल्याण विभाग की योजनाओं से भी पेंशन ले रहे थे। कैग ने इस गड़बड़ी को लेकर धामी सरकार को पत्र भेजा, जिसके बाद समाज कल्याण विभाग और दूसरे संबंधित विभागों में हड़कंप मच गया। कैग की रिपोर्ट में घोटाले का खुलासा। कैग की जांच में कुल 1377 मामले सामने आए। 93 लाभार्थियों की मौत पहले ही हो चुकी है। 314 लोगों को सत्यापन के बाद पोर्टल से हटाया गया। 970 लोग ऐसे मिले जो अब भी डबल पेंशन ले रहे थे। 565 लोग राज्य आंदोलनकारी पेंशन भी ले रहे थे। जांच में खुलासा होने के बाद धामी सरकार ने 970 लोगों की पेंशन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि दोहरी पेंशन लेने वाले लोगों में से 565 व्यक्ति राज्य आंदोलनकारी या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन का भी लाभ उठा रहे थे। इसके अलावा 405 मामलों में यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वे किस दूसरे विभाग से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। इन मामलों की पूरी जानकारी जुटाने के लिए समाज कल्याण विभाग ने ट्रेजरी विभाग से विस्तृत डेटा मांगा है, ताकि पूरी सच्चाई सामने आ सके। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह गड़बड़झाला 2013-14 से लगातार चला आ रहा है। इतने लंबे समय तक गड़बड़ी का सामने न आना विभागीय निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े करता है। ऐसे में अब धामी सरकार तत्कालीन अधिकारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। दरअसल ये खुलासा कैग की रिपोर्ट में हुआ है और ये कोई हालिया मामला नहीं है, बल्कि सन 2013-14 से तमाम जो ये लोग हैं वो दोहरी पेंशन ले रहे थे, उसका खुलासा अब जाके हुआ है। वही इस पर एक्शन लेते हुए धामी सरकार ने 970 लोगों की पेंशन पर रोक लगा दी है और इसकी सख्ताई से जांच की जा रही है। लेकिन इसके बाद भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि अधिकारी बेलगाम हो चले हैं और उनकी नाक के नीचे भ्रष्टाचार चल रहा है। कैमरा पर्सन इलियास अहमद के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर, देहरादून। और इस बीच राजधानी देहरादून से एक बड़ी खबर आपको बता दें। डॉक्टर भानु दुग्गल चिकित्सा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनाई गई है, जहां पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को जिम्मेदारी यहां पर सौंपी है। वर्तमान में एम्स ऋषिकेश की प्रोफेसर हैं डॉक्टर भानु दुग्गल। एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी विभाग की प्रोफेसर हैं दुग्गल। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक प्रभावी रहेगी। उन्होंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की शिक्षा प्राप्त की है। डॉक्टर दुग्गल नीति आयोग में विशेष कार्याधिकार के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं और ऐसे में चिकित्सा शिक्षा और शोध के क्षेत्र में उनका व्यापक अनुभव रहा है और इसी के आधार पर उनकी नियुक्ति हुई है। उनकी नियुक्ति से विश्वविद्यालय को नई दिशा और मजबूती मिलने की उम्मीद है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने डॉक्टर भानु दुग्गल को HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वर्तमान में एम्स ऋषिकेश में कार्डियोलॉजी प्रोफेसर डॉक्टर दुग्गल नीति आयोग में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। एम्स दिल्ली की पूर्व छात्रा रही डॉक्टर दुग्गल का विशाल अनुभव प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। उनकी नियुक्ति 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक के लिए की गई है। बढ़ेंगे आगे। कोटद्वार का मोहम्मद दीपक मामला अब दिल्ली की दहलीज तक पहुंच गया है। दरअसल कांग्रेस के जरिए इस मुद्दे को लोकसभा में उठाए जाने के बाद उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। विधानसभा अध्यक्ष और स्थानीय विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए सवाल किया कि वो मामला शांत करने आ रहे हैं या भड़काने। स्पीकर ने दो टूक कहा कि शांति भंग करने वाले किसी भी बाहरी व्यक्ति की कोटद्वार में कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत दुखद है। सामाजिक चीज को पॉलिटिकल कर देना और तुरंत से उसको पॉलिटिकल कर देना, ये चीजें गले नहीं उतरती हैं। इसमें हर तरह का व्यक्ति अब कूद गया है और इस तरह की बातचीत हो रही है ऐसे कि
कोटद्वार में रहना दिक्कत की बात है। ये बिल्कुल गलत इंप्रेशन जा रहा है पूरे भारतवर्ष में और मैं इसका खंडन करती हूँ। हमारा सौहार्दपूर्ण शहर है, बहुत अच्छा शहर है, एक दूसरे के साथ हम लोग सब प्रेम प्यार से रहते हैं। इंसिडेंट्स होते हैं और ये नहीं है कि कहीं और नहीं होते, इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसको इतनी पूरी तरीके से पॉलिटिकल कर देना। लगातार इंटरव्यूज हो रहे हैं, पता नहीं कौन कौन पहुंच रहे हैं, क्या करने पहुंच रहे हैं, क्या वो वहां मसला खत्म करने पहुंच रहे हैं, सुलझाने पहुंच रहे हैं, या उसको और उलझाने पहुंच रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की नैरेटिव फैलाई जा रही है और बिना बात के कोई कारण नहीं होना चाहिए इस तरह का। हम सक्षम है हम सुलझाने में। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि कोटद्वार आना बंद करिए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर राज्य सरकार को घेर रही कांग्रेस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रदेश का नेतृत्व खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल पर चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस नेताओं का बीजेपी पर आरोप लगाना जनता के गले नहीं उतर रहा। विधायक चमोली के बयान पर तिल मिलाई कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा पलटवार किया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गोदियाल हमलावर, चमोली का तंज कांग्रेसी खुद हैं बेल पर। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर हल्ला बोला, कांग्रेस का बीजेपी पर जवाबी हमला। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने जवाबी हमला बोला है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि कांग्रेस का केंद्र से लेकर प्रदेश का नेतृत्व खुद भ्रष्टाचार के मामलों में बेल पर चल रहा है। विधायक चमोली ने कहा कि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा बेल पर हैं, जबकि उत्तराखंड में स्टिंग मामले में हरीश रावत, ईडी और सीबीआई जांच से हरक सिंह रावत और आयकर विभाग की जांच से गणेश गोदियाल घिरे हैं। ऐसे में खुद भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे कांग्रेस के नेता जब बीजेपी पर आरोप लगाते हैं तो ये जनता के गले नहीं उतरता। वहीं बीजेपी विधायक के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि विनोद चमोली शायद भूल गए हैं कि कैसे बीजेपी के ही सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व सीएम तीरथ रावत, विधायक मुन्ना सिंह चौहान और विधायक अरविंद पांडे ने खनन समेत तमाम मुद्दों पर अपनी सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार का खुलासा किया है। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, सोनिया गांधी सर्वे सर्वा, रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार के दामाद, तीनों के तीनों बेल पर हैं। तीनों जमानत पर आज राजनीति कर रहे हैं, जमानत पर बाहर है। इसी तरह प्रदेश के अंदर अगर आप इनका नेतृत्व देखेंगे, हरीश रावत पर ट्रायल चल रहा है हाई कोर्ट के अंदर, सीबीआई में जांच हुई थी। जो उनका बयान था, जो उनका स्टिंग था, जिसमें पूरे उत्तराखंड को बेचने की बात कर रहे हैं, वो पूरे उत्तराखंड ने देखा। भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस टूटी। जो कांग्रेस के विधायकों ने कांग्रेस से बाहर जाने का निर्णय लिया, आरोप यही था कि हरीश रावत जी की सरकार में कुछ ठीक नहीं चल रहा, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। हरक सिंह रावत जी उसका नेतृत्व कर रहे थे विधानसभा के अंदर। तो कांग्रेस टूटी भ्रष्टाचार के नाम पर। आपके हरक सिंह रावत जी पर ईडी और सीबीआई चला भ्रष्टाचार के नाम पर। गणेश गोदियाल जी पर इनकम टैक्स के छापे पड़े, बॉम्बे तक छापे पड़े भ्रष्टाचार के नाम पर। तो केंद्र में भी वो भ्रष्ट लोग उसका नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, और आज प्रदेश के अंदर यही भ्रष्ट नेतृत्व भाजपा पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। कहां तक गले उतरा लोगों के। संसद के अंदर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों में सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। उनके एक और पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने भी इसी तरह के आरोप लगाए हैं। उनके एक विधायक ने विकासनगर के, उन्होंने खनन में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। अरे जब पूरी सरकार नक से लेकर सर तक भ्रष्टाचार में डूबी भी चल रही हो, भ्रष्टाचार के रोज कीर्तिमान बना रही हो, उनके एक विधायक अरविंद पांडे तमाम सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हो, तो ऐसे में पुरानी बातें लगता है माननीय विनोद चमोली जी, जो मेरे प्रिय अनुज हैं, जिनको हम मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। धामी सरकार जहां भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस का दावा करती है, वहीं कांग्रेस के नेता लगातार सरकार के संरक्षण में सभी विभागों में भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने जवाबी हमला करते हुए कांग्रेस नेताओं को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी है। देखना होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर छिड़ी इस जुबानी जंग में अब कौन मजबूत तथ्यों के साथ हमला बोलकर अपने विरोधी को धराशायी करता है।
देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की मैराथन समीक्षा की है। अपने कैंप कार्यालय में आयोजित बैठक के दौरान मंत्री ने ग्राम पंचायत फुलैत, भेकली खाला और पलियाशेरा में जारी योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने विस्थापन से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों को दूर करने के लिए वन, राजस्व और जिला प्रशासन को संयुक्त निरीक्षण के कड़े निर्देश भी दिए। मंत्री जोशी ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अधिकारी समन्वय के साथ काम में तेजी लाएं। देहरादून के नारी निकेतन और बालिका निकेतन की समाज सिनिया के जीवन में आज खुशियों की एक नई किरण दिखाई दी। जिलाधिकारी सविन बंसल की संवेदनशील पहल पर इन महिलाओं और बालिकाओं के लिए एक विशेष एक्सपोजर विजिट का आयोजन किया गया। नारी निकेतन की महिलाओं ने जहां मॉल में देशभक्ति फिल्म बॉर्डर 2 का आनंद लिया, वहीं बालिकाओं ने राष्ट्रपति निकेतन का ऐतिहासिक भ्रमण कर व्यवहारिक ज्ञान सीखा। इस अनूठी पहल का उद्देश्य उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और उनमें आत्मनिर्भरता का आत्मविश्वास जगाना है। चेहरे पर मुस्कान और मन में बेहतर भविष्य का संकल्प लिए ये बेटियां अब समाज के साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। डिसएडवांटेज वर्ग है, वल्नरेबल हैं, जिनको हम प्रोटेक्शन में, अपने संरक्षण में कोशिश करते हैं कि उनको हम किस तरह से उभार पाएँ और मेन स्ट्रीम से मुख्य धारा से जोड़ पाएँ। कुछ लापता हमारी महिलाएं भी होती हैं, कुछ उसमें से मेंटली दिव्यांग महिलाएं भी हैं, तो उनको वहाँ पर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ और बाकी सुविधाएं देने के साथ साथ ये भी आवश्यक है कि उनका जो सोसाइटी के साथ जुड़ाव है वो भी समय समय पर होता रहे। इसलिए उनको एक्सपोजर विजिट्स में एनकरेज किया जाता है। इसी क्रम में उनकी अब वो जो बाहर की विजिट्स हैं वो शुरू कर दी गई हैं। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित सुमन नगर क्षेत्र में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्क्रैप गोदाम में भीषण आग लग गई। गोदाम में प्लास्टिक और गत्ता भारी मात्रा में होने के कारण देखते देखते लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलते ही मायापुर, बहादुराबाद और सिडकुल से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धुएं के गुबार से आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। माघ में चैत्र जैसी गर्मी का एहसास हो रहा है। अगले कुछ दिन मौसम शुष्क रहने के आसार भी जताए गए। मौसम विभाग की ओर से अपडेट, तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना है। मैदानी इलाकों में घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है और सोमवार में पर्वतीय क्षेत्रों में बदलाव के संकेत हैं। पहाड़ों में हल्की बारिश और बर्फबारी का आसार भी जताया गया है। उत्तराखंड में मौसम के अजीबोगरीब मिजाज ने वैज्ञानिकों और आम जनता को हैरान कर दिया है। फरवरी के महीने में ही लोगों को मार्च अप्रैल जैसी गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल राज्य के मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और तापमान में और इजाफा होने की संभावना है। हालांकि मैदानी इलाकों में घने कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। राहत की खबर पहाड़ों से है, जहां सोमवार से मौसम करवट बदल सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, जिससे तपिश से कुछ राहत मिल सकती है। और इसी के साथ हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।